हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? अभी तक आपने मेरे चैनल पे सेल्स फोर्स, एसएपी, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग, इन सब की वीडियोस देखी होंगी। बट आज का वीडियो ना थोड़ा सा हटके है। आज की इस वीडियो में हमने तरुण का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करा है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज फर्स्ट कंपनी कॉग्निजेंट एंड देन ओला। फिर ओला से ले ऑफ होने के बाद, ले ऑफ की भी स्टोरी है, ओके। ले ऑफ होने के बाद फिर वीज़ा ज्वाइन किया, ओके। तो यहाँ पे पूरे इंटरव्यू प्रोसेस की ही बात करी गई है मेनली, और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, फिर ले ऑफ होने के बाद कैसी फीलिंग आती है, डेटा स्ट्रक्चर्स कितना पढ़ना है, जावा के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, बिकॉज ही इज अ बैकएंड डेवलपर, ओके। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, मैं लिख के देता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो का टारगेट 2000 लाइक्स एंड 1000 कमेंट है, प्लीज इतना कर देना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, प्लस अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो तरुण, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर पॉडकास्ट विद योर फर्स्ट क्वेश्चन, है ना? कि आपने अपनी जर्नी कॉग्निजेंट से स्टार्ट कैसे करी, कैसे कॉग्निजेंट में अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? कॉग्निजेंट की जो अपॉर्चुनिटी वो ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी थी। हमारे कॉलेज में हर साल आती थी कॉग्निजेंट, और अराउंड 500 600 बच्चे को लेके जाती थी। तो वहाँ की जो अपॉर्चुनिटी थी वो काफ़ी इजी थी। और मैं जो प्रिपेयर कर रहा था, मैं शुरू से चाह रहा था कि प्रोडक्ट बेस में जाऊँ। बट जैसे फोर्थ ईयर आपका स्टार्ट होता है तो उस समय कॉग्निजेंट आती थी, तो उस समय हमारा प्लेसमेंट हो गया था। उसके बाद मेरा लॉकडाउन वाला ईयर था, तो लॉकडाउन हो गया और मुझे कॉग्निजेंट ज्वाइन करनी पड़ी थी। इस तरीके से हुआ था। और अगर इंटरव्यू प्रोसेस की आप बात करो तो वहाँ पे 3 राउंड थे। 2 टेक्निकल थे और एक एचआर राउंड था। और टेक्निकल राउंड में बेसिकली जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और बेसिक लैंग्वेजेस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन रिज्यूम, वही पूछे गए थे। तो वो आप समझ लो कि बेसिक टू मीडियम लेवल का इंटरव्यू था। इतना हार्ड मैं उसको नहीं बोलूंगा, सिंपल था वो। नहीं, बट वो क्वेश्चंस प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थे या फिर जेनरिक थे? या तो जैसे मेरे दोस्त लोग भी इंटरव्यू में गए थे, तो काफी लोग अलग अलग गए थे। जैसे मेरे साथ हुआ था कि मुझसे डीएसए का एक क्वेश्चन बनवा लिया था, 2 3 थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछ लिए थे, थोड़े से सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे थे और मेरा डन हो गया था। बट किसी से, सब लोग से अलग अलग पूछा गया था, डिपेंड अपॉन इंटरव्यूअर की इंटरव्यू कौन मिल रहा है आपको। तो उस तरीके से चला था वो। फर्स्ट पैकेज कितना था? पैकेज, जो फर्स्ट कंपनी का पैकेज था वो 4 LPA का था। कॉग्निजेंट अभी तो शायद बढ़ गया है, बट मेरे समय जब आती थी तो 4 LPA का देती थी कॉग्निजेंट। मैंने तो अपना करियर टीसीएस से स्टार्ट किया था, तब 3.18 एलपीए मिला था इन 2014, ओके। तो मुझे इतना पता चलता था कि 2014 जब मैं पास आउट हुआ तो 3.18, प्रीवियस ईयर 3.16, और आगे वाले को 3.2। तो मतलब 20-20 हज़ार ही बढ़ता था पर ईयर, समझ रहे हो? आपने इंटर्नशिप करी कॉग्निजेंट में, कैसे अपॉर्चुनिटी मिली? इंटर्नशिप की ही अपॉर्चुनिटी की मैं अभी बात कर रहा था कि हमारे यहाँ कॉग्निजेंट आती थी और इंटरव्यू लेती थी, और पहले वो इंटर्नशिप देती थी, फिर वो फुल टाइम देती थी। एक ही इंटरव्यू होता था। जैसे फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में कॉग्निजेंट आ गई, उस समय जो इंटरव्यू प्रोसेस हुई उसी से आपकी इंटर्नशिप भी मिल रही होगी, और फर्दर आपको फुल टाइम भी ज्वाइन करवा रहे होंगे। तो मैंने मैंने फोर्थ ईयर के मिड में कॉग्निजेंट में इंटर्नशिप करी थी बेंगलोर में। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा बिकॉज एग्जाम्पल देता हूँ, टीसीएस का देता हूँ। वहां पे कैसा है कि अगर आप उनका टीसीएस एनक्यूटी जो उनका एग्जाम रहता है, अगर आप वो क्रैक कर देते हो, फिर उसके बाद आपको अलग से एक ईमेल आता है। अगर आप टीसीएस डिजिटल क्रैक करते हो ना, तो सिलेक्टिव लोगों को ईमेल आता है कि डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर इंटर्नशिप और नॉट। उस परस्पेक्टिव से मैंने पूछा था कि आपके में भी डिफरेंट है या सेम है, बट मैं समझ गया और मैं अपनी ऑडियंस को बताना भी चाहता हूँ। इनका कैंपस प्लेसमेंट था तो थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट था कि वो इंटर्नशिप प्लस पीपीओ जिसको आप बोलते हो, प्री प्लेसमेंट ऑफर, वो साथ में था। पैकेज बहुत कम था बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज, राइट? आपका टीयर 3 कॉलेज था, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? इसलिए इनका पैकेज 4 था, जो भी 4.5 हो गया, ओके। सो नाउ कमिंग फॉरवर्ड, किस टाइप का काम करते थे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, किस टेक स्टैक पे काम करने को मिला था? देखो, इंटर्नशिप में तो हमें मेनली जावा पे काम करने को मिला। जावा, स्प्रिंग, जो जावा का पूरी चीजें होती है उस पे काम करने को मिला था। डेटाबेस में माई सीक्वल ये सब था। तो इनकी ट्रेनिंग हमें इंटर्नशिप में मिली थी। फिर जब हमने फुल टाइम ज्वाइन किया तो उस समय भी थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट पे काम करने मिला। बट ज़्यादा कुछ वहाँ पे मिला नहीं मुझे करने को। उसके बाद मैं कुछ ही मंथ बाद मैंने स्विच कर लिया था, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से चाह रहा था कि मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आऊँ। बट 2020 ईयर ऐसा था कि उस समय सब कंपनी ने फ्रीज कर दी थी हायरिंग, तो मुझे मौका नहीं मिला। तो मैंने कॉग्निजेंट ज्वाइन किया, वहाँ पे 6 7 मंथ रहा।
थोड़ा बहुत काम सीखा, उसके बाद मैं ओला में आ गया, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन कर ली मैंने। आपने ओला ज्वाइन किया तब आपका इंटरव्यू प्रोसेस क्या था? मतलब अगर आपको क्वेश्चंस याद हो देन यू कैन टेल, बट हाउ मेनी राउंड्स इंटरव्यू कैसे हुए, कितना प्रिपरेशन टाइम मिला, वैसा उसके बारे में अगर कुछ बता सको। तो ओला के जो राउंड थे वहां पे भी 3 राउंड थे। मतलब अगर आप रिटर्न टेस्ट को जोड़ोगे तो 4 हो जाएंगे रिटर्न टेस्ट को मिला के। उसके बाद इंटरव्यू के 3 राउंड थे। फर्स्ट राउंड डीएसए, सेकंड राउंड भी डीएसए, थर्ड राउंड मैनेजर राउंड। तो मैनेजर के अंदर भी वो टेक्निकली होता है, ऐसा नहीं होता प्रोडक्ट बेस में कि यार वो थोड़ा एचआर टाइप का राउंड हो जाए, ऐसा नहीं था वहाँ पे। वहाँ पे प्रॉपर टेक्निकली राउंड था, मतलब तीनों राउंड टेक्निकल थे और बेसिकली डीएसए के ऊपर था, क्योंकि मैं SD1 पोजीशन पे ज्वाइन हो रहा था। तो एस डी वन पे जब भी आप ज्वाइन होते तो कंपनी ज्यादातर डीएसए पे ही फोकस करती है कि मेनली आपको डीएसए आना चाहिए और प्रोजेक्ट आपने थोड़े अच्छे बनाए होना चाहिए। तो वहां पे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ग्राफ, ट्री, इनसे रिलेटेड थे। उसका लेवल अच्छा था, मीडियम टू हाई मैं मानूंगा। और उस समय मेरी काफी प्रैक्टिस भी हो गई थी, क्योंकि मैं अराउंड उसके पहले 15 कंपनी से रिजेक्ट हो गया था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से अराउंड में रिजेक्ट हो गया था, लास्ट लास्ट राउंड में जाके मैं रिजेक्ट हो जा रहा था। तो उस समय तक मेरी काफी प्रिपरेशन हो गई थी। ओला तो मेरा लिस्ट में नाम भी नहीं था कि मुझे ओला में जाना है, बट अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने रेफरल लिया और हो गया। इस तरीके से हुआ था वहां पे। बट ओला में मुझे जो सुनने में आया, ओके, ले ऑफ भी चल रहे थे, तो मतलब वो क्या सीन था बिहाइंड द सीन्स? एक्चुअली क्या था वो? प्रोजेक्ट रैंप अप हो रहे थे या सिलेक्टिव थे, या फिर क्या वो पर्पस क्या था, अगर आपको कुछ आइडिया देखो, अगर मैं 2021 ईयर की बात करूं, जब मैं हायर हुआ, तो जब बूम था सभी कंपनीज हायर कर रही थी। जैसे कि फिर अभी आपने देखा 2023 के स्टार्टिंग में जनवरी में बहुत सारी कंपनीज ने ले ऑफ किया। ओला ने भी वहीं पे स्टार्ट किया सेम, उसके बाद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सबके नंबर लग गए। तो ओला बहुत पहले से तैयारी कर रही थी, मतलब हम 6 मंथ पहले से हमसे ऐसे काम करवाए जा रहे थे कि यार सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर दो, सीपीयू यूटिलाइजेशन कम कर दो, मेमोरी बचा लो, मतलब जितना भी कॉस्ट कट हो सकता है सॉफ्टवेयर लेवल पे हो? वो इंजीनियर से करवा रहे थे। और जब तक बाकी जो नॉन टेक वाले थे उनका ले ऑफ चल रहा था, जैसे हमारे प्रोडक्ट मैनेजर हो गए, दूसरे लोग हो गए, एचआर लोग हो गए, उन लोग का ले ऑफ हो रहा था। बिजनेस एनालिस्ट, अलग अलग प्रोफाइल ओला में है, काफी प्रोफाइल्स है वहाँ पे, नॉन टेक वाले भी काफी रहते हैं, तो उन लोग का ले ऑफ चल रहा था। और हमें लग रहा था कि हमारा नहीं होगा यार, हम तो इंजीनियर्स है तो हमारा सबसे लास्ट में हुआ था, जब उनको लगा कि यार सिस्टम स्टेबल है, हमने काफी ऑप्टिमाइज कर दिया है, कॉस्ट कम कर ली है। पहले हमने सिस्टम की कॉस्ट कम करी, फिर उनने एम्प्लॉयज की कॉस्ट कम कर दी। तो इस तरीके से चला था। और अभी बैक टू कंपनीज वर्क फ्रॉम होम बंद कर दिया, तो कंपनीज ने अपनी ऑपरेशन कॉस्ट अभी दोबारा बढ़ा दी है, और अभी बोलते हैं हाइक नहीं मिलेगा। राइट। नाउ कमिंग टू दी योर करंट कंपनी, है ना, वीजा, उसमें क्या इंटरव्यू राउंड्स थे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? तो वीजा में भी 4 राउंड थे बेसिकली। पहला जो राउंड था वो आपका रिटर्न टेस्ट हो जाता है। उसमें डीएसए के क्वेश्चन थे मेनली, कि आपको डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व होना करना पड़ता है। फिर आप अगर उसमें क्लियर कर लेते हो तो आपके बैक टू बैक 3 राउंड्स हो रहे होते हैं। तो वहां पे पहला राउंड जो था डीएसए का था, डीएसए प्लस प्रोजेक्ट। आपसे फिर से ट्री से, लिंक लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, और मेरा अब काफी एक्सपीरियंस था मुझे ओला में, तो ओला से रिलेटेड पूछे गए थे कि क्या करते थे, कैसे वहां पे फ्लो चलता था, वो सब चीजों से रिलेटेड। उसके बाद जो सेकंड राउंड था वो सिस्टम डिजाइन था। तो उनने क्वेश्चन दिया था कि कुछ पाइपलाइन डिजाइन करना था मुझे, डेटा से रिलेटेड, क्योंकि जो मेरी टीम थी वो बहुत सारे पाइपलाइंस हैंडल करती है वीजा में। अभी अभी तो मैं न्यू टीम में आ गया हूँ, बट जिसमें मैं ज्वाइन हुआ था वो ऐसा करती थी। तो उनने उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सिस्टम डिजाइन का राउंड था, वो क्लियर हो गया। तो उसके बाद मैनेजर राउंड था। मैनेजर राउंड में भी बेसिकली मैनेजर ने वीजा के बारे में बताया कि कैसे हम काम करते हैं, वो सब चीजें जो नॉर्मली डिस्कशन होता है। उसके बाद थोड़े बहुत टेक्निकल क्वेश्चन थे, और यहाँ पे मेरा इंटरव्यू डन हो गया था। क्योंकि स्टार्टिंग के राउंड मेरे बहुत अच्छे गए थे, जो डीएसए वाला था और सिस्टम डिजाइन वाला था, जो मतलब आर्किटेक्ट लेवल वाले लोगों ने लिए थे, तो उनने फीडबैक बहुत अच्छा दिया था मैनेजर को। तो मैनेजर ने फिर इसलिए उतने ज्यादा क्वेश्चंस मुझसे मुझसे नहीं पूछे गए थे। इस तरीके से वो चला था। तो जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे थे, तो आपने कुछ तो ऑब्जर्व किया होगा कि ना उन्होंने ये मेरी ये चीज को अच्छे से पकड़ा, या फिर मैंने ये चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इस वजह से वो खुश हुए। वो चीजें क्या थी? हम चीजों को, हम मतलब किसी को भी एज ऑडियंस क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, डीएसए की जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप एक्सप्लेन अच्छे से करो। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आप कुछ सोच रहे हो, आप ये डायरेक्शन में सोच रहे हो, वो डायरेक्शन में सोच रहे हो। उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव देना पड़ता है वहां पे। कि जैसे जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आया तो आप अलग अलग पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं कि मैं ये अप्रोच सोच रहा हूँ। फिर उसने बोला कि चलो ये ठीक है, बट ये ज्यादा टाइम ले रही है,
ऑप्टिमाइज करके बताओ इसको। तो फिर आपने दूसरी अप्रोच दी। जब आप इस तरीके से करते हो तो इंटरव्यूअर को लगता है कि यार ये बंदे को आता है, इसने काफी अप्रोचेस मुझे बताई है, ऐसा नहीं हुआ कि सीधे एक अप्रोच बता दिए और खत्म हो गया। उसमें ऐसा फील होता है कि यार पहले से ये क्वेश्चन उसको आता होगा, इस तरीके से फील होता है इंटरव्यूअर को। तो कभी कभी जैसे हम इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई भी कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा है, तो ऐसा नहीं करना है कि एकदम से ऑप्टिमाइज लेवल का बता दिया आपने। आराम से स्लोली इंटरव्यू को ले जाओ। तो उससे सामने वाले को भी ऐसा फील होता है कि बंदे को आता है, और ऐसा भी फील नहीं होगा कि आपको वो क्वेश्चन पहले से पता है, अगर पता भी है तो। जनरली लोग लीड कोड से क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, जनरली मतलब बेसिकली जितने मैंने अभी तक कंपनीज में इंटरव्यू दिया, चाहे वो अमेजोन हो, बड़ी बड़ी जो भी कंपनी, लगभग कंपनी लीड कोड से आते हैं क्वेश्चंस। और कुछ कंपनी खुद से भी बना के लाती है। मतलब वो डिपेंड करता है कि जो इंटरव्यूअर है वो कुछ प्रिपेयर करके आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कुछ प्रिपेयर करके नहीं आएगा तो वो सीधे क्वेश्चन लेके आएगा और आपसे पूछ लेगा। बट उसके पास टाइम है ऑफिस में, वो कुछ खुद से प्रिपेयर करके आ रहा है, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नया बना के लाए या कुछ कंस्ट्रेंट डाल दे वो सेम क्वेश्चन में ही, कि अब इसको सॉल्व करो। तो ऐसे भी करते हैं लोग। ओके, तो अभी थोड़ा सा रिवाइंड लेकर चलता हूँ ओला में, बिकॉज यू आर इन बैकएंड जावा। जावा इज एन ओपन सोर्स, है ना? तो यहाँ पे प्रोजेक्ट से हमको रिलीज मिलता रहता है अगर हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कभी कि आपने एक ही कंपनी में दो तीन प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया हो आफ्टर रिलीज? देखो, जैसे सर्विस बेस्ड में आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो तो वहां पे ये सब होता है, रिलीज और ये सब। बट जब जैसे हम ओला की बात करें तो ओला के पास 100 या 150 एप्लीकेशन समथिंग है जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, जब जाके एक एप्लीकेशन बनता है, मतलब ओला रन होता है। हर माइक्रो सर्विस होती है, तो हर टीम्स होती है। जैसे आपकी टीम में आपके पास काम नहीं है तो वहां बहुत फ्लेक्सिबल था। जैसे आपकी टीम में आपके पास कम काम है और उनको लग रहा है कि ये रिसोर्स को मुझे दूसरी टीम में ले जाना है, तो आप दूसरी टीम में मूव हो जाओगे, चाहे वो 15 डेज के लिए हो, 1 मंथ के लिए हो। वहां बहुत फ्लेक्सिबल था, ऐसा नहीं था कि आप वो टीम में जा रहे हो तो यहाँ से रिलीज हो गए, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब आपको वहां भी काम करना है क्योंकि पूरे फ्लो कनेक्टेड थे। जब जैसे आप बुकिंग करते हो तो एक बुकिंग टीम थी, फिर एक पेमेंट टीम थी, सब मतलब जुड़ी हुई थी, कुछ मैपिंग होती थी। सबके पास ऐसा फ्लो आता था पूरा कंप्लीट होते तक बुकिंग। मतलब जब कस्टमर बुक करता है और एक ड्राइवर के पास जब तक पेमेंट जाता है, जब तक पूरा फ्लो कनेक्टेड था 100 एप्लीकेशन का। तो आप कहीं भी काम कर सकते थे, ऐसा कुछ वहां पे रेस्ट्रिक्शन नहीं था। वो डिपेंड की कहाँ पे जरूरत है, वहां पे बहुत कम लोग थे तो आप कहीं भी जाके कर सकते थे, अगर उनको आपको बुलाना है या नीड है वहां पे तो। ओके, तो इसी वजह से आई थिंक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में लोग जल्दी और ज्यादा सीख लेते हैं, बिकॉज वहां पे हमको किसी भी टीम से जाके, जैसे ना, एग्री करता हूँ, क्योंकि सर्विस बेस्ड में हमको जब रिलीज ले लिया तो दूसरे प्रोजेक्ट में गए ना, तो एक स्टार्टिंग में जाके इमेज बनानी पड़ती है, स्टार्टिंग से ही काम करने पड़ते हैं। तो ये सब चीजें प्रोडक्ट बेस्ड में नहीं होती हैं, जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है, एंड विच इज ऑल्सो गुड समटाइम्स, क्योंकि वहां पे आपको वो ऐसा, अभी ले ऑफ जो होना था वो दैट इज डिफरेंट केस, बट यहाँ पे वैसी वाली कभी फीलिंग आती नहीं है, बिकॉज एक इमेज बन चुकी होती है और आपका एक रेपुटेशन भी सेट हो चुका होता है। वहां पे कंपनी के हिसाब से चलता है, मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से, कि आपका ओला कैब है तो एक कैब एक प्रोडक्ट है, तो पूरा प्रोडक्ट आपका जो कंपनी में वो सब एक ही ग्रुप है। ऐसा नहीं होगा कि आप ये टीम से दूसरे में गए तो वहां नया बनाना पड़ेगा, सब जानते हैं एक दूसरे को मेनली। ओके, तो अभी क्वेश्चंस की बात करते हैं जावा के परस्पेक्टिव से। ओके, मैं आपने मुझे बता दिया कि डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रीज, ग्राफ्स, फ्रॉम complexity medium to hard, and that you can prepare from lead code and probably geeks for geeks. There are so many platforms. geeks for geeks से मुझे याद आ गया, वहां पे कंपनी वाइज भी क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, एग्री, बट व्हाट अबाउट डेवलपमेंट? वो कितना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब लोग डेटा स्ट्रक्चर्स के पीछे ही पागल हो रहे हैं, मतलब वो डेवलपमेंट के पीछे सोच भी नहीं रहे हैं कि भाई ये भी एक चीज होती है जो हमको हेल्प कर सकती है सर्विस बेस्ड एज वेल एज प्रोडक्ट बेस्ड के इंटरव्यूज क्रैक करने में। उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए प्लीज। अब जैसे मेरी बात करूं मैं, तो मैं पहले सर्विस बेस में था, राइट, कि कॉग्निजेंट में था। मेरी पहली कंपनी वही थी और हमारे यहाँ प्रोडक्ट बेस आती भी नहीं थी, जिनमें मुझे जाना है वो कंपनीज नहीं आती थी वहाँ पे। तो मैंने पर प्रोजेक्ट प्रिपेयर करे थे, मैंने माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पर प्रोजेक्ट बनाया था, 2-3 एप्लीकेशन को कनेक्टेड करके एपीआई से काफका लगा के, ये सब चीज़ें मैंने करी थी। और यही मैं प्रेजेंट करता था जब भी मैं इंटरव्यू में जाता था। तो एक राउंड होता है मैनेजर राउंड, जैसे मैंने अमेजोन में दिया था, पेपल में दिया, तो मैनेजर राउंड में आपको बताना पड़ता है कि प्रोजेक्ट क्या बनाया है आपने, कैसे किया है। तो वहां पे मैं बेसिकली माइक्रो सर्विस की बात करता था, क्योंकि मुझे पता था कि प्रोडक्ट बेस पूरा माइक्रो सर्विस पे चलता है। वहां पे ऐसा मोनोलिथिक टाइप का कुछ होता नहीं है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर।
तो मैंने ये सब चीजें बना के रखी थी कि एटलीस्ट मैं वहां पे प्रेजेंट करूँ तो उसको लगे कि भाई ये बंदे को लेना चाहिए। भले क्योंकि मैं सर्विस बेस से था, अब मैं अगर सर्विस बेस का प्रोजेक्ट अकेला दिखाता तो वो शायद कन्विंस नहीं होते। तो ये सब चीज थी। एक चीज और बोली जाती है कि भाई, मतलब बच्चे जो आजकल करते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई मैंने एक एपीआई बना ली, नाउ आई एम प्रॉपर बैकएंड डेवलपर। इज इट ट्रू? नो, मतलब देखो डेवलपमेंट में लोग क्या करते हैं ना, लोग उस पे फोकस करते हैं कि मैं कुछ बना लूं या कुछ एप्लीकेशन बना लूं और वो चलने लगे, या एपीआई बना लूं वो चलने लगे। बट वो एक्चुअली में फोकस होना ही नहीं चाहिए। मेन होना चाहिए आर्किटेक्चर, कि आप क्या आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो। जैसे आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी यूज कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे आर्किटेक्चर होते हैं, लेयर्ड आर्किटेक्चर, किस तरीके से एप्लीकेशन को रखा जाता है, कौन सा फोल्डर कहाँ होता है, ये भी पता होना चाहिए। सेम चीज क्योंकि कंपनी में यूज हो रही है, अगर आपको ये पहले से पता होगा तो जब आप कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे वो सर्विस बेस हो, प्रोडक्ट बेस हो, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, अगर आपको ये सब चीज आएगी तो आप आराम से वहां पे चिल होके काम कर पाओगे, कुछ भी सीखना नहीं पड़ेगा नया। अगर आप कॉलेज से करके जाते हो, आपने डॉकर समझ लिया, माइक्रो सर्विस देख ली कि भाई माइक्रो सर्विस में इंटरेक्शन कैसे होता है, थोड़े बहुत डिजाइन पढ़ लिए कि इंस्टाग्राम एक्चुअली में बना कैसा है। जब आपको ये सब चीजें पता होती है तो आप ओला में, अमेजोन में कहीं भी जाके काम करोगे तो उनका सेम टाइप से ही बना होता है। तो आपको बहुत इजिली वे में समझ में आएगा और आराम से आप काम कर पाओगे। अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है, सिर्फ प्रोजेक्ट बनाया है, तो प्रोजेक्ट अकेले से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब बड़ी कंपनी में जाते हो तो वहां पे आपके जो भी एप्लीकेशन होती है वो 10 माइक्रो सर्विस से इंटरेक्ट कर रही होती है, 20 माइक्रो सर्विस से, मल्टी एक फ्लो में मल्टीपल एपीआई कॉल हो रही होती है। तो ये सब आपको जब भी पता चलेगा जब आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल का प्रोजेक्ट बनाओगे। तो क्या ये सारे प्रोजेक्ट हम यूट्यूब से देख के बना सकते हैं? यूट्यूब में तो अभी मैं देख रहा हूँ कि उतना अवेलेबल ही नहीं है, मतलब वैसा प्रोजेक्ट किसी ने बनाया नहीं है उतने हाई लेवल का जितना कंपनीज में एक्चुअली में होता है। फिर कहाँ से उतना कोई प्रिपरेशन? बनाता भी नहीं है, लोग सिंपल टाइप का बनाते हैं। बट आप आर्किटेक्चर समझ सकते हो कि माइक्रो सर्विस क्या होता है, एक नॉर्मल लेवल में, इजी लेवल में समझ सकते हो आपकी किस तरीके से चलता है। उतना हाई लेवल तो कभी नहीं बना पाओगे आप जितना कंपनीज में होता है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस एंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट। तो देखो प्रोजेक्ट के ऊपर तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड चूज कर रहे हो अपने लिए। मतलब डोमेन क्या है आपका, डेटा साइंस है तो अलग प्रोजेक्ट होगा, मशीन लर्निंग है तो अलग प्रोजेक्ट होगा, बैक एंड है तो अलग होगा, फ्रंट एंड है तो अलग होगा। अब जैसे मुझे बैक एंड का पता है तो मैं प्रीफर करूंगा कि लोग माइक्रो सर्विस के प्रोजेक्ट बनाए, मतलब दो तीन एप्लीकेशन ऐसी हो, दो तीन सर्विस आपकी ऐसी हो जो इंटरेक्ट कर रही हो। जैसे आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हो तो उसमें मल्टीपल सर्विस होती है, जैसे एडमिन सर्विस हो गई, कस्टमर सर्विस हो गई, और आपका वेयर हाउस हो गया कि जिससे ट्रांसपोर्टिंग होती है। तो इस टाइप की आप सर्विस बनाओ और एपीआई के थ्रू इंटरेक्ट करवाओ या काफका के थ्रू इंटरेक्ट कराओ। जब आप इस तरीके की चीजें वहां पे प्रेजेंट करोगे करोगे ना प्रोजेक्ट में, तो मेनली लोग ऐसा नहीं बनाते हैं। तो आप एक अलग तरीके से वहां पे स्टैंड कर रहे होंगे इंटरव्यूअर के सामने, अगर आप फ्रेशर हो तो। क्योंकि मेनली लोग क्या बना के लाएंगे, जैसे ई कॉमर्स भी बना रहे हैं तो सेम उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होगा, मतलब ज्यादा कुछ। जैसे आप सेम एक एप्लीकेशन में कुछ भी बनाओगे तो उसमें आप आर्किटेक्चर नहीं समझा सकते उसको कि मैंने माइक्रो सर्विस पे बनाया, मल्टीपल ऐसे इंटरेक्ट हो रहा था। क्योंकि इंटरव्यू में ओरली समझाना होता है, आप दिखा कुछ नहीं सकते। आप जीयूआई कितना भी अच्छा बना लो पर दिखा थोड़ी सकते हो वहां पे। मेनली इंटरव्यू आज भी ऐसे होते हैं कि आपको ओरली समझाना पड़ता है कि आपका एम क्या है, आपका प्रोजेक्ट करता क्या है, इस टाइप की चीजें होती है। तो आपके पास आर्किटेक्चर अच्छा होगा, आपने कुछ अपनी एल्गोरिथम उसके अंदर डाली होगी, कुछ पासवर्ड इंक्रिप्शन, ये वो बहुत सारी चीजें होती है, वो सब लगाई होगी, तो आप नाम वाइज बता सकते हो उसको। डिप्लॉय किया होगा कहीं अच्छी जगह पे तो वो भी बता सकते हो। तो ये सब चीजें होती है, तो सामने वाले को लगता है कि यार कुछ अच्छे लेवल का बंदा बना के ले आया है प्रोजेक्ट। और ये वाली सेम चीज हमारे यहाँ यूज भी होती है, तो वो लोग कनेक्ट भी कर पाते हैं चीजों से। तो मैं यही समझाऊं कि भाई अगर आप डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज बना के उसको इंटरेक्ट करवा दोगे तो इससे सामने वाला बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा। इससे वो आपका देखेगा कि इस बंदे ने थोड़ा सा रिसर्च एंड हार्ड वर्क किया है इस चीज को समझने के लिए, रेदर देन जस्ट मेकिंग सिंपल एप्लीकेशंस फ्रॉम यूट्यूब, राइट? सो लास्ट क्वेश्चन, टॉपिक्स which one should minimum prepare when he is going for Java developer profile, basic like starting के 1-2 साल के एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो। तो देखो इसमें भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी टारगेट कर रहे हो।
अब जैसे आप प्रोडक्ट बेस की बात करो और टॉप प्रोडक्ट बेस में कंपनीज की बात करो, तो वो लोग मेनली लैंग्वेज पे फोकस करते ही नहीं है। तो वहाँ पे लैंग्वेज मैटर नहीं करती आपके लिए, आपको जावा आए, पाइथन आए, C++ आए। इंटरव्यू में मेनली आपसे क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछे जाएंगे जो स्पेसिफिक लैंग्वेज रिलेटेड हो। वो डीएसए, डिजाइनिंग पे, यही सब आर्किटेक्चर पे, यही सब पे जाएगा। प्रोजेक्ट भी आपने जावा में बनाया होगा, फिर भी वो मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो जावा थ्योरी बेस्ड नहीं होंगे, मतलब आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड होंगे, तो उसमें लैंग्वेज मैटर नहीं करते। और जैसे आप छोटी कंपनीज की बात करो या सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात करो या स्टार्टअप्स की बात करो, तो स्टार्टअप्स और छोटी कंपनीज जो स्पेसिफिक जावा डेवलपर रोल के लिए हायर कर रही है, वो लोग पूछती है प्रॉपर आपसे, टॉपिक वाइज पूछेगी। जो मल्टी थ्रेडिंग होता है ये बहुत पूछा जाता है जावा के अंदर। ये सब टॉपिक्स हो गए। उसके बाद अपने फ्रेमवर्क के अगर आपने पढ़ा है कुछ फ्रेमवर्क, तो स्प्रिंग पढ़ा है तो स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो इस टाइप की चीजें होती है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी में आप प्रिपेयर कर रहे हो और कौन सी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो। ओके, लास्ट क्वेश्चन। वैसे मैं पिछले वाले को लास्ट बोला, बट दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, बट वी विल गेट फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल बिकॉज यू ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल, राइट? तो व्हाट यू ट्राई टू मेक कंटेंट ओवर देयर? तो वहाँ पे अभी तो मैं डीएसए सीरीज बना रहा हूँ, डीएसए ही पढ़ा रहा हूँ मैं। तो डीएसए के अलावा मैं पॉडकास्ट भी करता हूँ, जैसे अभी आपके साथ एक चल ही रहा है। वैसे ही मैं भी अपने चैनल पे बहुत सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट करता हूँ कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ लोगों के, और अपनी भी जर्नी बताता हूँ कि किस तरीके से आप सब कुछ कर सकते हो इन ए कॉर्पोरेट। ओके, तो बस यही सब है जो चैनल मेरा ऑल अबाउट है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बाकी थैंक यू सो मच। ओके, बट एक जस्ट लास्ट क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आ गया, जब ले ऑफ हुआ था ओला में, तो हाउ डू यू फील उस दिन के लिए एटलीस्ट? यार उस दिन तो बहुत ज्यादा खराब लगा था। मतलब देखो, उसके 10 दिन पहले मैंने प्रमोशन का वो लेटर भरा था। ठीक है, मैनेजर से बात हो चुकी थी कि मुझे प्रमोट किया जा रहा है। और उसके बाद मेरा ले ऑफ हो गया एकदम। मैनेजर को भी पता नहीं था मेरा ले ऑफ हुआ, मैं फोन करके बता रहा हूँ। तो तरुण, मैं तुम्हारी दुखती नफ्स पे हाथ नहीं रखूंगा। ओके, सो आई रियली फील गुड कि एटलीस्ट आपको जॉब मिल गई, है ना? एटलीस्ट वीजा में कहीं ना कहीं से तो अपॉर्चुनिटी आ गई। एंड आई नो कि दोज रिजेक्शंस एंड ले ऑफ मेड यू हार्ड एज वेल। ओके, तो आई डोंट नो कि अभी मेरी ऑडियंस में से किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि नहीं होगा, बट आई एक्चुअली कीप देम अवेयर बिकॉज मेरे पास लोग आते थे कि सर हुआ है मेरे साथ ऐसा। बट मैं उनको ये बोलता था कि यू, अब इसमें करूं तो करें क्या, राइट? अब यू जस्ट हैव टू गिव इंटरव्यू, फॉरगेट एटलीस्ट वन टाइम, एंड यू जस्ट हैव टू गिव इंटरव्यू। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस इज यू कैन ज्वाइन एनी टाइम, यू डोंट हैव नाउ 90 डेज नोटिस पीरियड। दिस इज द ओनली बेस्ट थिंग जो आप पॉजिटिव सोच सकते हो इस मूवमेंट पे, है ना? सो या, दैट्स ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर information and knowledge with us. And yeah, that's the all end from my side, and happy to see you, and I hope that we will meet again. या थैंक यू सो मच। Thank you, bye bye.